इसको हम कहते हैं मेन-1 सिंड्रोम। ठीक है, ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से एक ट्यूमर एसोसिएटेड है। ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर एसोसिएटेड है। सिंड्रोम से एक न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर एसोसिएटेड है, उसे हम कहते हैं हमारे उस न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर जो ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से एसोसिएटेड है, वो है मेन-1 सिंड्रोम। मेन-1 सिंड्रोम एसोसिएटेड है न्यूरोएंडोक्राइनल ट्यूमर जो कि एसोसिएटेड है हमारी ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से कोई ट्यूमर एसोसिएटेड है, वो है मेन-1 सिंड्रोम। तो ये मेन-1 सिंड्रोम है जो कि एसोसिएटेड है हमारी ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम से। कौन सा ट्यूमर एसोसिएटेड है? ठीक है, मेन-1 सिंड्रोम। ठीक है, मेन-1 सिंड्रोम एसोसिएटेड है न्यूरो एंडोक्राइनल ट्यूमर हमारे ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम के साथ। वो कौन सा ट्यूमर है जो एसोसिएटेड है? मेन-1 सिंड्रोम। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं मेन-1 सिंड्रोम। इसमें गैस्ट्रिन लेवल हाई है और डायग्नोसिस अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी करेंगे। डायग्नोसिस में हम अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी करेंगे। डायग्नोसिस के दो नाम आपको याद रखने हैं, अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी। क्या है? अपर जीआई एंडोस्कोपी करेंगे और सिक्रेटिन स्टडी करेंगे। तो जैंड ड्यूडेनल अल्सर जो होते हैं ना, वो इस सीन मोर देन 2 सेंटीमीटर। जैंड ड्यूडेनल अल्सर जो दिखेंगे वो इस सीन मोर देन 2 सेंटीमीटर। जैंड ड्यूडेनल अल्सर जो होता है ना, उसका साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। सिक्रेटिन स्टडी जो होती है ना, उसमें हम सबक्यूटेनियसली सिक्रेटिन देते हैं। ठीक है, नॉर्मली सिक्रेटिन गैस्ट्रिन लेवल कम कर देता है, बट ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में पैराडॉक्सिकल गैस्ट्रिन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा ड्रामेटिकली। रिफ्रैक्टरी कंडीशन है, नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ड्रग्स जो हम देते हैं एच पाइलरी में। ठीक है, हमारी क्या होती है डायग्नोसिस में? अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी। डायग्नोसिस होती है अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी। डायग्नोसिस है अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी। ठीक है, डायग्नोसिस है अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी। ठीक है, सिंपल है डायग्नोसिस। अगर हम देखें तो डायग्नोसिस है अपर जीआई एंडोस्कोपी और सिक्रेटिन स्टडी। अपर जीआई एंडोस्कोपी में जो जैंड ड्यूडेनल अल्सर है ना, उसका साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, डायग्नोसिस अपर जीआई एंडोस्कोपी में जैंड ड्यूडेनल अल्सर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, अपर जीआई एंडोस्कोपी में जैंड ड्यूडेनल अल्सर का साइज 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। और दूसरा है ठीक है, दूसरा है सिक्रेटिन स्टडी। मामूली सिक्रेटिन गैस्ट्रिन लेवल को कम कर देता है, बट हमारी ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में हमारा पैराडॉक्सिकल इंक्रीज़ हो जाता है गैस्ट्रिन लेवल। ठीक है, ये गैस्ट्रिन लेवल इंक्रीज आता है, ड्रामेटिकल इंक्रीज़, और ये नॉर्मल ड्रग्स से रिस्पॉन्ड नहीं करता है जो हम एच पाइलरी में देते हैं। और ये जो हमारी ये है ना कंडीशन ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, वो नॉर्मल ड्रग्स से रिस्पॉन्ड नहीं करता है जो हम एच पाइलरी में देते हैं। और इट डज नॉट रिस्पॉन्स टू नॉर्मल ड्रग्स जो हम एच पाइलरी में देते हैं। क्या होता है, ये हमारे ट्रीटमेंट में हमारे ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में ये नॉर्मल ड्रग्स से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जो हम एच पाइलरी में देते हैं। ट्रीटमेंट में हमारी ड्रग्स से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जो हम एच पाइलरी में देते हैं।
ट्रीटमेंट भी हमारा नॉर्मल ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जो हम एच पाइलरी में देते हैं। ट्रीटमेंट में हमारा ये नॉर्मल ड्रग से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा जो हम एच पाइलरी में देते हैं। इसके लिए हमें हाई डोज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एक हमारी सोमेस्टोटिन एनालॉग देंगे ऑक्यूटाइड विद डिक्रीज गैस्ट्रिन लेवल। ठीक है, सोमेस्टोटिन एनालॉग देंगे ऑक्यूटाइड विद डिक्रीज गैस्ट्रिन लेवल। ठीक है, और ये जो कंडीशन है हमारी, ठीक है, तो क्या होता है हमारी ट्रीटमेंट में हाई डोज हम देंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, देन उसके बाद हमारी 1 सोमेस्टोटिन एनालॉग ऑक्यूटाइड दिस डिक्रीज गैस्ट्रिन लेवल। 1 सोमेस्टोटिन एनालॉग ऑक्यूटाइड विच डिक्रीज गैस्ट्रिन लेवल। क्या है? एक सोमेटोस्टैटिन एनालॉग ऑक्यूटाइड विच डिक्रीज गैस्ट्रिन लेवल एंड डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज सर्जिकल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी एच पाइलरी एसोसिएटेड ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक अल्सर के लिए हमारी क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हमारी एच पाइलरी से एसोसिएटेड ड्यूडेनम और गैस्ट्रिक अल्सर है। अपर जी एंडोस्कोपी और बायोप्सी हम करते हैं टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। ठीक है, बायोप्सी के बाद हम स्टेन करेंगे टिश्यूज़ को बाय वॉर्डन स्टारी स्टेन। ठीक है, बायोप्सी हो गई तो फिर हम टिश्यू को स्टेन करेंगे बाय वॉर्डन स्टारी स्टेन। स्क्रीनिंग इरेडिकेशन के लिए यूरिया ब्लड टेस्ट करते हैं। एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो गई तो इरेडिकेशन के लिए ड्रग्स देंगे। ठीक है, इस दिस टेस्ट इज़ परफॉर्म विद यूरिया ब्लड टेस्ट इज़ परफॉर्म विद कार्बन-13। यूरिया ब्लड टेस्ट इज़ परफॉर्म विद कार्बन-13। ठीक है, यूरिया ब्लड टेस्ट जो होता है ना, ये परफॉर्म विद कार्बन-13। ओके, यूरिया ब्लड टेस्ट जो होता है ये परफॉर्म विद कार्बन-13। हमारी अब इरेडिकेट कैसे करते हैं? इरेडिकेशन के लिए एक और टेस्ट है इससे पहले, यूरिया ब्लड टेस्ट के बाद यूरिएज टेस्ट है जो हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि ये नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। यूरिएज के लिए हम CLO टेस्ट करते हैं। यूरिएज के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? CLO। यूरिएज के लिए हम CLO टेस्ट करते हैं। इरेडिकेट कैसे करेंगे एच पाइलरी को? इरेडिकेशन के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। ठीक है, इरेडिकेशन के लिए कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं और कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं। ठीक है, इरेडिकेशन के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक और कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दी और एंटीबायोटिक, उसमें हम देंगे क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन मेट्रोनिडाजोल। क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन मेट्रोनिडाजोल। क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन मेट्रोनिडाजोल। क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन मेट्रोनिडाजोल। ठीक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन मेट्रोनिडाजोल हम देते हैं 2 वीक के लिए। क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन मेट्रोनिडाजोल हम देंगे 2 वीक के लिए। उसके बाद 6 वीक्स फिर 6 वीक तक वेट करेंगे तो यूरिया ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर फिर भी वो पॉजिटिव आ रहा है तो साथ में कोलाइडल बिस्मुथ देंगे और ये ड्रग्स हम चेंज कर देंगे। हम टॉम्ब देते हैं टेट्रासाइक्लिन, ओमेप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, पेंटो प्लस कोलाइडल बिस्मुथ, पेंटो प्लस कोलाइडल बिस्मुथ, पेंटो प्लस कोलाइडल बिस्मुथ, पेंटो प्लस कोलाइडल बिस्मुथ। ठीक है, पेंटो प्लस कोलाइडल बिस्मुथ। ठीक है, तो क्या होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो एच पाइलरी रिलेटेड अल्सर्स है ना, उसके इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। सबसे पहले अपर जो एंडोस्कोपी करेंगे और बायोप्सी हम करेंगे टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। ठीक है, बायोप्सी के बाद हम टिश्यू को स्टेन करेंगे वॉर्डन स्टारी स्टेन से। ठीक है, हम स्टेन कैसे करेंगे बायोप्सी के बाद? वॉर्डन स्टारी स्टेन से।
स्क्रीनिंग इरेडिकेशन के लिए यूरिया ब्लड टेस्ट एक बार कन्फर्म हो गया तो इरेडिकेट करेंगे। टेस्ट इस परफॉर्म विद कार्बन 13। ये टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं विद कार्बन 13। ठीक है, टेस्ट परफॉर्म करते हैं विद कार्बन 13। यूरिएस टेस्ट, ये भी हम इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हमारा इन्वेजिव टेस्ट है। इसके लिए हमारा क्या होता है, यूरिएस के लिए हमारा होता है CLO टेस्ट। यूरिएस के लिए हमारा CLO टेस्ट होता है। इसके लिए हमारा एक टेस्ट है ये CLO टेस्ट। यूरिएस के लिए हमारा एक टेस्ट है जो कि है CLO टेस्ट। अब इरेडिकेट कैसे करते हैं, एच पाइलरी को कुछ एंटीबायोटिक देते हैं और प्रोटोन पंप इनहिबिटर की हाई डोज एंटीबायोटिक देते हैं, क्लेथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल। क्लेथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, क्लेथ्रोमाइसिन 2 वीक के लिए देते हैं। ठीक है। इरेडिकेशन हम के लिए हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं और कुछ एंटीबायोटिक्स, क्लेथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल 2 वीक के लिए, फिर 6 वीक का वेट करेंगे। ठीक है, देन इसके बाद ठीक है फिर वेट किया, फिर यूरिया ब्लड टेस्ट किया। ठीक है, यूरिया ब्लड टेस्ट किया। ठीक है, इरेडिकेशन के लिए अगर है अभी भी पॉजिटिव तो हम टॉम देंगे। ठीक है, उसके करने के बाद यूरिया ब्लड टेस्ट करेंगे, अगर अभी भी पॉजिटिव है तो टॉम देंगे। वेट फॉर 6 वीक, देन वी गेट यूरिया ब्लड टेस्ट फॉर इरेडिकेशन चेक। अब हम पॉजिटिव, देन हम कोलाइडल बिस्मुथ ऐड करेंगे और वाइपस ट्रीटमेंट करेंगे। टॉम, टेट्रासाइक्लिन, अमोप्राजोल, मेट्रोनिडाजोल, पेंटो प्लस कोलाइडल बिस्मुथ। ठीक है, ये हो गया। डिस्फेजिया अगर हम देखें तो डिस्फेजिया पता है डिफ़िकल्टी इन स्वलोइंग 2 टाइप का होता है हमारी, ओरोफेरेंजियल और ईसोफेजियल। ठीक है, डिस्फेजिया 2 टाइप का होता है, एक ओरोफेरेंजियल ठीक है होता है और एक होता है ईसोफेजियल। ठीक है, हमारी 2 टाइप का होता है डिस्फेजिया, एक होता है ओरोफेरेंजियल और एक होता है ईसोफेजियल। ओरोफेरेंजियल स्टार्टिंग ऑफ द स्वलोइंग में डिफ़िकल्टी आती है, चोकिंग दिखती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम वीडियो फ्लोरोस्कोपिक असेसमेंट करते हैं। ओरोफेरेंजियल में हम वीडियो फ्लोरोस्कोपिक असेसमेंट करते हैं। क्या करते हैं, वीडियो फ्लोरोस्कोपिक असेसमेंट। ये मेनली न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, बल्बर पैल्सी और मिस्थीमिया ग्रेविस। और ईसोफेजियल पेशेंट कंप्लेन करती है स्वलोइंग, फूड स्टिकिंग आफ्टर स्वलोइंग। स्वलोइंग के बाद फूड स्टिकिंग की कंप्लेन करती है पेशेंट, क्या, फूड स्टिकिंग आफ्टर स्वलोइंग। ठीक है, और हमारी स्वलोइंग के साथ रिजर्जिटेशन भी दिखती है। ठीक है, तो एंडोस्कोपी और बायोप्सी करेंगे हम इसमें। एंडोस्कोपी, बायोप्सी 3 पैथोलॉजी दिखती है, स्ट्रिक्चर्स, ईसोफेजिटीज़ और हमारी डिस्मोटिलिटी। क्या दिखता है, स्ट्रिक्चर्स, ईसोफेजिटीज़ और डिस्मोटिलिटी। स्ट्रिक्चर्स, ईसोफेजिटी, डिस्मोटिलिटी। स्ट्रिक्चर ऑब्स्ट्रक्शन, ईसोफेजिटीज़, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग म्यूकोसा, डिस्मोटिलिटी। अगर स्ट्रिक्चर्स ईसोफेजिटीज़ नहीं है तब हम डिस्मोटिलिटी करेंगे। तब मान लीजिए अगर स्ट्रिक्चर्स और ईसोफेजिटीज़ नहीं है, डिस्मोटिलिटी है, तो प्रॉब्लम है मसल में ईसोफेगस की, सिग्नल प्रॉपर पहुंच नहीं रहा, पेरिस्टेसिस नहीं है, इरेगुलर पेरिस्टेसिस है। ये पेरिस्टेसिस नहीं है, कैसा पेरिस्टेसिस है, इरेगुलर पेरिस्टेसिस है। डिसमोटिलिटी के लिए हम परफॉर्म करेंगे मैनोमेट्री। ठीक है, इसको पता लगाने के लिए डिसमोटिलिटी का परफॉर्म करते हैं मैनोमेट्री और बेरियम स्वलो। ठीक है, डिसमोटिलिटी का पता लगाने के लिए हम करते हैं मैनोमेट्री और बेरियम स्वलो। ठीक है, डिसमोटिलिटी जो है इसका पता लगाने के लिए हम करते हैं मैनोमेट्री और बेरियम स्वलो। बेरियम स्वलो मेनली एक्लेशिया के लिए करा जाता है। स्ट्रक्चर्स मेनली ड्यू टू नियोप्लाज्म, बिनाइन एंड मेलिग्नेंट। स्ट्रक्चर्स मेनली ड्यू टू नियोप्लाज्म, बिनाइन और मेलिग्नेंट। ठीक है, और डिस्फेजिया डिफ़िकल्टी है स्वलोइंग में, 2 टाइप का होता है, ओरोफेरेंजियल और ईसोफेजियल। डिस्फेजिया 2 टाइप का होता है, ओरोफेरेंजियल और ईसोफेजियल। क्या है, ओरोफेरेंजियल और ईसोफेजियल।
ओरोफेंजियल, स्टार्टिंग ऑफ द swallowing में डिफ़िकल्टी है, चोकिंग दिख रही है, तो पेशेंट जाता है फॉर वीडियो फ्लोरोस्कोपिक असेसमेंट। ये होता है मेनली बल्बर न्यूरोलॉजिक डिसीज़ की वजह से, बल्बर पाल्सी और हमारे मिस्थीनिया ग्रेविस। ईसोफेजियल जो है, ठीक है, इसमें पेशेंट कंप्लेन करता है फूड स्टिकिंग swallowing के बाद, swallowing के साथ रिजर्जिटेशन दिखता है, ठीक है। हम इंडेक्सकोपी बायोप्सी करते हैं, इसमें 3 तरह की पैथोलॉजीज़ दिखती हैं, स्ट्रक्चर्स दिखता है, ईसोफेजिटीज़ और डिसमोटिलिटी, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारी स्ट्रक्चर्स ऑब्स्ट्रक्शन है, ईसोफेजिटीज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग निकल रहा, अगर ये दोनों नहीं है, खाली डिसमोटिलिटी है, तो प्रॉब्लम है मसल में, ईसोफेगस की मसल में कोई प्रॉब्लम है, सिग्नल प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, पेरिस्लेसिस प्रॉपर नहीं हो रहा, इरेगुलर पेरिस्लेसिस हो रही है, नॉर्मल पेरिस्लेसिस नहीं, इरेगुलर पेरिस्लेसिस है। डिसमोटिलिटी के लिए हम मेनोमेट्री करते हैं और हमारी बेरियम सेलो करते हैं, बेरियम सेलो करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स न्यूप्लाज्म की वजह से होता है, बिनाइन और मेलिग्नेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से बता देती हूँ आपको। डिस्फेजिया 2 टाइप का होता है हमारी, ठीक है, ये 2 टाइप का होता है डिस्फेजिया हमारी। डिफ़िकल्टी इन swallowing होता है डिस्फेजिया, ये 2 टाइप का होता है, ओरोफेरेंजियल और ईसोफेजियल। ओरोफेरेंजियल क्या होता है कि हमारी स्टार्टिंग ऑफ द swallowing में डिफ़िकल्टी है, चोकिंग दिखती है, इसे हम वीडियो फ्लोरोस्कोपिक असेसमेंट के लिए जाते हैं, और हमारी क्या है न्यूरोलॉजिक डिसीज़ की वजह से होता है बल्बर पाल्सी और हमारी मिस्थीनिया ग्रेविस, और हमारी ईसोफेजियल जो है वो हमारी डिफ़िकल्टी होती है, हमारे मतलब फूड स्टिक होता है swallowing के बाद, तो हमारी, ठीक है। ईसोफेजियल में हमारा क्या है, फूड स्टिक है, swallowing के बाद हमारा क्या दिखता है, swallowing विद रिगर्गिटेशन। हम एंडोस्कोपी बायोप्सी करते हैं, 3 पैथोलॉजी दिखती है, स्ट्रक्चर्स ईसोफेजिटीज, डिसमोटिलिटी, स्ट्रक्चर्स ऑब्स्ट्रक्शन है, और हमारी ईसोफेजिटीज लाइनिंग और म्यूकोसा की इन्फ्लेमेशन, डिसमोटिलिटी। अगर ये दोनों नहीं है, स्ट्रक्चर ईसोफेजिटीज तो डिसमोटिलिटी है, तो मतलब प्रॉब्लम है मसल में ईसोफेगस की। पेरिस्लेसिस प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर पेरिस्लेसिस है, पेरिस्लेसिस प्रॉपर नहीं है, इरेगुलर पेरिस्लेसिस है, सिग्नल नहीं पहुंच रहा, डिसमोटिलिटी में सिग्नल नहीं पहुंच रहा, पेरिस्लेसिस प्रॉपर नहीं है, ये पेरिस्लेसिस है, ठीक है। डिसमोटिलिटी के लिए हम परफॉर्म करेंगे मेनोमेट्री और बेरियम सेलो। डिसमोटिलिटी के लिए हम परफॉर्म करेंगे हमारी मेनोमेट्री और बेरियम सेलो। डिसमोटिलिटी के लिए हम परफॉर्म करेंगे मेनोमेट्री और बेरियम सेलो। क्या परफॉर्म करेंगे, मेनोमेट्री और बेरियम सेलो, सिंपल सी बात है। डिसमोटिलिटी के लिए हम परफॉर्म करेंगे मेनोमेट्री, बेरियम सेलो। बेरियम सेलो हम एक्लेजिया के लिए करते हैं, स्ट्रक्चर्स होता है मेनली न्यूप्लाज्म की वजह से, बिनाइंग एंड मेलिग्नेंट। स्ट्रक्चर्स होता है हमारे न्यूप्लाज्म की वजह से, बिनाइंग एंड मेलिग्नेंट। स्ट्रक्चर्स होता है मेनली न्यूप्लाज्म की वजह से, बिनाइंग और मेलिग्नेंट, ठीक है। क्या होता है, डिसमोटिलिटी जो होती है ना, उसके लिए हम 2 चीज़ें करते हैं, एक मेनोमेट्री और एक बेरियम सेलो। डिसमोटिलिटी के लिए हम 2 चीज़ें करते हैं, मेनोमेट्री और बेरियम सेलो, ठीक है। डिसमोटिलिटी जो होती है तो 2 चीज़ें करते हैं, मेनोमेट्री और बेरियम सेलो। बेरियम सेलो एक्लेजिया के लिए करते हैं, ठीक है। और हमारी स्ट्रक्चर्स मेनली न्यूप्लाज्म की वजह से होता है, बिनाइंग मेलिग्नेंट। सॉलिड डिस्फेजिया मेनली होता है न्यूप्लाज्म में दिखता है, मोटिलिटी डिसऑर्डर में इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड डिस्फेजिया मेनली दिखता है हमारे न्यूप्लाज्म की वजह से, मोटिलिटी डिसऑर्डर्स जो होती है ना, ये कॉम्बिनेशन होती है दोनों सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड डिस्फेजिया मेनली हमारे न्यूप्लाज्म की वजह से होता है, और अगर कोई मोटिलिटी डिसऑर्डर्स है तो ये कॉम्बिनेशन है दोनों सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स जो है ये हमारी कॉम्बिनेशन है सॉलिड और लिक्विड का।
ये सॉलिड डिस्फेजिया ये मेनली होता है नियोप्लाज्म की वजह से। ठीक है, ठीक है। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, ठीक है, उसमें हमारी दोनों सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, सॉलिड डिस्फेजिया मेनली ड्यू टू नियोप्लाज्म की वजह से होता है। सॉलिड डिस्फेजिया जो होता है ना, वो मेनली होता है नियोप्लाज्म की वजह से। ठीक है, सॉलिड डिस्फेजिया मेनली नियोप्लाज्म की वजह से होता है। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में ये कॉम्बिनेशन है दोनों सॉलिड और लिक्विड का। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में ये कॉम्बिनेशन है सॉलिड और लिक्विड दोनों का। ठीक है, सॉलिड डिस्फेजिया मेनली हमारी सॉलिड डिस्फेजिया होता है नियोप्लाज्म की वजह से। अब मोटिलिटी डिसऑर्डर्स में सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है। नियोप्लाज्म की वजह से मोटिलिटी डिसऑर्डर्स भी सॉलिड और लिक्विड की वजह से होता है। ठीक है, फेरेंजियल पाउच, नेक में हमारी क्या होती है, किलियंस ट्रेंगल। ठीक है, हमारे नेक में होता है किलियंस ट्रेंगल। अब ये ट्रेंगल दो मसल्स के बीच में है, थायरोफ्रेंजियस क्रीकोफ्रेंजियस। थायरोफ्रेंजियस ऑब्लिकली है, क्रीकोफ्रेंजियस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल है ना, ये हमारी मोर प्रोन होते हैं इंजरी के लिए। ठीक है, ये इंफीरियर कंस्ट्रक्टर का पार्ट है। इससे हमारा क्या होता है, हमारी इस क्लियंस ट्रायंगल से डायवर्टिकुलम बनता है। पेशेंट कंप्लेन करता है सलाइन के साथ गर्गलिंग साउंड की। नॉर्मली रिगर्गिटेशन होता है फूड का हमारी 2-3 दिन बाद, ये डायवर्टिकुलम फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, फेरेंजियल पाउच। नेक में क्या होता है, हमारी किलियंस ट्रायंगल बनता है। ठीक है, नेक में हमारी किलियंस ट्रायंगल बनता है और ये बनता है हमारे दो मसल्स के बीच में, क्रीकोफ्रेंजियस और हमारी थायरोफ्रेंजियस। क्या होता है, फेरेंजियल पाउच। हमारी नेक में हमारी क्या होता है, किलियंस ट्रायंगल। हमारी नेक में क्या होता है, हमारी किलियंस ट्रायंगल, और ये हमारी किलियंस ट्रायंगल टू मसल्स के बीच में होता है। फेरेंजियल पाउच जो होता है हमारी नेक में किलियंस ट्रायंगल होता है। ठीक है, और ये हमारे ट्रायंगल दो मसल के बीच में होता है। थायरोफ्रेंजियस क्रीकोफ्रेंजियस, ये दोनों मसल इंफीरियर कंस्ट्रक्टर का पार्ट है। ठीक है, ये मुकदर जो बीच में है इसमें इंजर होने के चांसेस ज़्यादा है। थायरोफ्रेंजियस ऑब्लिकली है, क्रीकोफ्रेंजियस हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, और हमारी ये और हमारी किलियंस ट्रायंगल डायवर्टिकुलम बनता है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ गर्गलिंग साउंड से नहीं, नॉर्मल रिगर्जिटेशन ऑफ फूड खाना खाने के हमारे मतलब 2-3 दिन बाद होता है, बिकॉज ऑफ डायवर्टिकुलम फॉर्मेशन। ठीक है, तो रिगर्जिटेशन ऑफ फूड 2-3 दिन बाद क्यों होता है, क्योंकि डायवर्टिकुलम बन गया है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, हमारी अगर हम फेरेंजियल पाउच टॉपिक पढ़ें तो हमारी नेक में एक ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं किलियंस ट्रायंगल। नेक में हमारा एक ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं किलियंस ट्रायंगल। ठीक है, नेक में एक ट्रायंगल होता है जिसे हम कहते हैं किलियंस ट्रायंगल। ठीक है, नेक में एक ट्रायंगल होता है किलियंस ट्रायंगल।
अब ये ट्रायंगल होता है दो मसल के बीच में, थायरोफ्रेंजिस क्रिकोफ्रेंजिस, तो इस पर इंजरी के चांसेस बहुत होते हैं। इन्फीरियर कंस्ट्रक्टर का पार्ट है। पेशेंट कंप्लेन ऑफ गर्गलिंग साउंड व्हाइल swallowing, ठीक है, ठीक है। इस किलियन स्ट्रेंगल से हमारी एक क्या बनता है, डायवर्टिकुलम बनता है। जो किलियन स्ट्रेंगल से हमारा क्या बनता है, डायवर्टिकुलम, ठीक है। किलियन स्ट्रेंगल से हमारा क्या बनता है, डायवर्टिकुलम। किलियन स्ट्रेंगल से हमारा डायवर्टिकुलम बनता है। किलियन स्ट्रेंगल से हमारा डायवर्टिकुलम बनता है, ठीक है। किलियन स्ट्रेंगल से हमारा डायवर्टिकुलम बनता है। किलियन स्ट्रेंगल से हमारा डायवर्टिकुलम बनता है। किलियन स्ट्रेंगल से हमारा डायवर्टिकुलम बनता है, ठीक है। तो डिग्रेडेशन ऑफ फूड 2-3 दिन बाद होता है, क्योंकि डायवर्टिकुलम बनने की वजह से ये क्या बनता है, नॉर्मली हमारा डायवर्टिकुलम, क्योंकि हमारा क्या होता है, डायवर्टिकुलम बनता है, ठीक है। हमारी जो गर्गलिंग साउंड व्हाइल swallowing ये होती है, ठीक है। ठीक है, गगलिंग साउंड व्हाइल swallowing, पेशेंट कंप्लेन आउट गगलिंग साउंड व्हाइल swallowing, किलियन ट्रायंगल में डायवर्टिकुलम बनता है। रिगरेशन ऑफ फूड 2-3 दिन बाद होती है खाने के, बिकॉज ऑफ डायवर्टिकुलम फॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ डायवर्टिकुलम फॉर्मेशन। तो ये क्या था, फेरेंजियल पाउच। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम एक्लेजिया, देन हमारी गॉड, कुछ टॉपिक्स हैं ये पढ़ेंगे, मेलरिबियस टीयर्स, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़ ये पढ़ेंगे। देन हमारा GIT पूरा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।